Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Physics Mentor. Thank you for clicking the video. Students, आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैंकिंग ऑफ रोड्स को देखना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक आप अच्छी तरह जानते हो कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसे हो जाएगी कि ऐसी फोर्स जो कि सेंटर से अवे होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होती है, हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ फोर्स दैट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एग्जांपल्स दी गई थी, आज हम उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तलाश करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल आपको दी थी कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने गिर्द घुमा रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सफ़र कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस लगा रहा है? न्यूक्लियस की लगाई हुई फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के ऊपर लगाई हुई फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसी तरह ज़मीन को सूरज अपनी तरफ खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सफ़र कर रहा है। तो ज़मीन पर जो फोर्स लग रही है सन की तरफ से, वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, जबकि ज़मीन सूरज पे जो फोर्स लगा रही है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। सैटेलाइट को देखें, ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, लेकिन सैटेलाइट ज़मीन पे जो फोर्स लगा रहा है एज अ रिएक्शन, वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। और इसी तरह आखिरी एग्जांपल स्ट्रिंग मास की ले लें कि आप रस्सी के साथ एक पत्थर को घुमा रहे हैं, तो आप पत्थर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पत्थर आपके हाथ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपकी अप्लाई की हुई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है और स्टोन की अप्लाई की हुई फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो ये है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होता है। अच्छा, आपको याद है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के ये प्रूफ्स किए थे। अब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ भी जानते हो, यहाँ मैंने एक याद दहानी के लिए मेंशन भी किया हुआ है। चैप्टर 3 में ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी। तो यहाँ नेगेटिव साइन ज़रा ज़रूर समझिएगा कि डायरेक्शन जो है उसके एतबार से दोनों फोर्सेस अपोजिट होती हैं, मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम होती हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, यही चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने CF सेंट्रीफ्यूगल का सिंबल दिया है, तो वो बराबर है नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की जो ये पहली इक्वेशन है, ये अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ मौजूद ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा। हमारे पास मैग्नीट्यूड तो देखें उतना ही रह गया, लेकिन डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट हो जाएगी। यही सब कुछ इसके साथ भी किया है। देखें, मैग्नीट्यूड वैसा ही पड़ा हुआ है, साइन सिर्फ अपोजिट हो चुका। इसको देखें, यहाँ पर आपको ओमेगा क्रॉस वी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। और मुझे बड़ी अच्छी तरह यकीन है कि मेरे लाइक स्टूडेंट्स जो हैं उनको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये पिक्चर भी एक नज़र देख लें। आप देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इस एरो से अंदाज़ा लगाएं किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर। इसी तरह अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, और रेडियस या जो कि एक पोजीशन वेक्टर है वो उसके अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये ड्रा किया हुआ है, यहाँ रेडियस देखें, रेडियल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इसी के साथ पैरेलल है, यानी डायरेक्शन के एतबार से ये इसके साथ पैरेलल है। अच्छा, ये तो हुआ ख़त्म जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हुआ। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है?
अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए आपको अपनी कॉमन लाइफ में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा कि आप इमेजिन करें कि आप एक गाड़ी में सवार हैं और वो गाड़ी सड़क पे चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पर आ गई जहाँ टर्न आनी है, मोड़ आना है। उस मोड़ पर आपने कभी नोट किया है कि ड्राइवर अपनी स्पीड को कम कर देता है, स्पीड स्लो कर देता है। ये जो कर्व्ड पाथ है ना, जो कि आपको यहाँ इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, देखें अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये बेसिकली एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। ये एक छोटी सी आर्क देखें तो बन रही है। तो अगर इसको कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का कोई रेडियस तो होगा ही होगा, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये है इस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात ये है कि हर कर्व्ड पाथ के ऊपर, हर सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये गाड़ी जो जब टर्न के ऊपर आएगी तो इसके टायर और रोड के दरमियान मौजूद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करती है। उसके नतीजे में ये गाड़ी टर्न कर जाती है, यानी घूम जाती है। अब बात यह है कि अगर ये गाड़ी स्लो ना होती तो ये होता कि ये इनर्शिया की वजह से, इस गाड़ी को देखें, इस वाली को, ये किस डायरेक्शन में एरो ड्रा है, ये इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अगर ये स्पीड अपनी कम नहीं करेगी गाड़ी तो ये बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी, क्योंकि उस वक्त ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर नहीं कर सकती। सो हमें स्लो डाउन होना पड़ता है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर कर सके। अब अक्सर आपने ये जो हिली एरियाज़ हैं मोटरवे पर देखा होगा कि बाज़ रोड्स के ऊपर बाकायदा स्पीड भी लिखी होती है, क्योंकि आगे टर्न आना है तो टर्न से पहले पहले स्पीड मेंशन होती है कि ये अपर लिमिट है, ये स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर स्पीड मत रखना, क्योंकि उस सूरत में स्लिपिंग का ख़तरा है। आपकी बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है स्किडिंग, तो उसका ख़तरा है। यानी रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप उधर लिखी हुई स्पीड से ज़्यादा कर देंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी नहीं होगी, इनसफिशेंट होगी टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नतीजा ये निकलेगा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी स्पीड भी स्लो ना करूं और ये गाड़ी भी स्लिप हुए बग़ैर, स्किड हुए बग़ैर टर्न कर जाए? तो उसका जवाब है जी हाँ। वो क्या है इससे? तो ये लिखा हुआ है जी, बैंकिंग ऑफ रोड। इसको मैं आसान अल्फाज में बेंडिंग ऑफ रोड भी कहा करता हूँ। तो ये रोड को बेंड करना, अच्छा पॉसिबल तो है जी, ये बात तो जहन में रखिए कि ये मुमकिन है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर एक आपकी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये पिक्चर ज़रा देखें। ये रेसिंग ट्रैक है जिसके ऊपर गाड़ी कभी भी अपनी स्पीड को स्लो नहीं करती। ये एक और गाड़ी को ज़रा देखिए। सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि ये जो मैं इस वक्त एरो घुमा रहा हूँ ना, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड का लेवल है। पहले गाड़ी ज़मीन पर यूं थी, अब रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये टेढ़ा रोड है। याद रखिएगा कि ये एक कर्व्ड पाथ है। इस कर्व्ड पाथ पर रोड को टेढ़ा करना, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ रोड। कितने एंगल पर बेंड करेंगे, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। अब जब ये ज़मीन पर गाड़ी पड़ी थी ना, तो ज़मीन इसको अपने तरफ mg यानी वेट के बराबर फोर्स से खींच रही थी, और उस ये जो फ्लोर है, ये जो ग्राउंड है, ये इसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई कर रहा था। वो रिएक्शन जो था पहले इस डायरेक्शन में था, लेकिन चूंकि ये अब कर्व्ड पाथ, ये रोड अब टेढ़ा हो चुका है, बैंक हो चुका है, सो अब आपको नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर या ग्राउंड यूं इस तरह नज़र आ रहा है, जिसे मैंने f से रिप्रेजेंट किया। सो आप यहाँ पर देखें कि f इज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ योर रोड या फ्लोर। थीटा मैंने कहा एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ मैंने ये एक जो लाइन ड्रा की हुई है ना, ये यहाँ पर इसके नॉर्मल रिएक्शन के और इस लाइन के दरमियान एंगल थीटा जो है, ये वही एंगल है जितने एंगल पर आप रोड को बैंक करेंगे। जितना आप ये एंगल ऑफ बैंकिंग इंक्रीज करते रहोगे, उतना इधर भी एंगल ऑफ बैंकिंग इन दोनों लाइंस के दरमियान इंक्रीज होता रहेगा।
लेकिन ज़मीन की जो फोर्स है mg वो चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अच्छा, चूंकि ये एक एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो हम इसको इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंगल के बिल्कुल सामने जो यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है वो कंपोनेंट कहलाता है एफ साइन थीटा, जबकि एंगल के साथ एडजेसेंट कंपोनेंट कहलाता है एफ कॉस थीटा। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकता हूँ और आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक देखनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर आप नोट करना कि ये जहाँ मैंने कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, आपके यहाँ साइन थीटा लिखा होगा, और जहाँ मैंने साइन थीटा लिखा है आपके यहाँ पर कॉस थीटा लिखा होगा, जो कि गलत है। ये बुक की मिस प्रिंटिंग है, सो आप इसको करेक्ट कर लेना। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि मैंने इसको नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, और ये एक, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कर्व्ड पाथ है, ये वो मोड़ है जिस पे गाड़ी ने बगैर स्लिप हुए, हम चाहते हैं हायर स्पीड्स पर गुजर जाए। कितनी स्पीड पर? उस स्पीड को मैंने यहाँ देखें v से रिप्रेजेंट किया है। v कौन सी स्पीड है? मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन ट्रेवर्स द कर्व विदाउट स्लिपिंग, यानी ये वो स्पीड होगी v कि जिससे ये गाड़ी इसके ऊपर से गुजर भी जाएगी, स्लिप भी नहीं होगी। क्यों नहीं स्लिप होगी? तो उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आप रोड को बैंक कर देते हैं तो ये जो F है इसका साइन वाला कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करना शुरू कर देता है। आप नोट करें कि इस एरो की डायरेक्शन किधर है, ये टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रही है, क्योंकि ये तो एक कर्व्ड पाथ है। आपको तो एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये कंप्लीट रोड आपको नज़र आए, पूरी कर्व नज़र आए, तो आप नोट करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है एफ साइन थीटा की, ये टुवर्ड्स द सेंटर है। मैं आपको फिर से पिछली पिक्चर दिखा दूं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कहने का मतलब ये है कि रोड को बैंक करने से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ यानी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स हो जाए, ज़रा आप नोट करें डायग्राम को देखकर कि एफ कॉस थीटा अपवर्ड है और ये इक्वल एंड अपोजिट है एम जी के। तो मैंने यहाँ इक्वेशन 1 देखें यूँ लिख ली, एफ कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, जबकि एफ साइन थीटा मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर कर रहा है, सो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इन दोनों इक्वेशंस को आप एक दूसरे पर डिवाइड कर दें। अपनी बुक की टेक्स्ट बुक की मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा तमाम। तो अब डिवाइड करने के बाद आप ये देखें, ऊपर और नीचे f है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ राइट साइड पर m कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, और बाकी जो बचा राइट साइड पे मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। सो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। इसमें अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लूँ तो ये थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक हो गया? तो ये इसकी एक शक्ल है। अच्छा, और अगर आप चाहें कि यूं इसको तरतीब देकर, यानी टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है, तो उसका तरीका ये होगा कि ये डिनोमिनेटर में आर जी लिखा हुआ है, आप दोनों तरफ आर जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस साइड पर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा। फिर आपको तो वी चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी। अब ये इक्वेशन जो है वो हमें रिलेशनशिप दे रही है तीन फैक्टर्स के दरमियान। एक v है, मैंने आपको v के बारे में बताया था कि ये वो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है कि जिसके ऊपर जो गाड़ी है वो कर्व्ड पाथ के ऊपर ट्रेवर्स कर जाती है बगैर स्लिप हुए। अच्छा, r मैंने आपसे कहा था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उस कर्व्ड पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखें ये कर्व्ड पाथ है, और अगर इसको कंटिन्यू करें तो आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, और इसी का जो रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। अच्छा, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। ये भी आप एक दफ़ा फिर देख लें कि जितना आप रोड को मज़ीद ऊंचा करते जाओगे एंगल ऑफ बैंकिंग इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन को देखकर ये लगता है कि जितना एंगल ऑफ बैंकिंग इंक्रीज करते जाते हैं उतना अलाउड स्पीड बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है,
मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली मेंशन भी किया है कि मैक्सिमम अलाउड स्पीड जो है वो एंगल ऑफ बैंकिंग पर डिपेंड करती है। वैसे तो आर पर भी डिपेंड करती है, उस एरिया में जी की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर हम चूँकि टॉपिक एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसको ध्यान में रखिए कि आप जितना एंगल ऑफ बैंकिंग को इंक्रीज़ करते रहेंगे उतना ही आपकी अलाउड स्पीड बढ़ती जाएगी। मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ, उसके बाद एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए मैं अपनी बात को समझाऊंगा। देखिए, एक रोड के ऊपर सपोज़ कर लें कि रेसिंग ट्रैक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी 120 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उधर रोड को बैंक किया हुआ होगा। अब आप बग़ैर स्पीड स्लो किए उसके ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर से गुजर सकते हैं, आपकी गाड़ी स्लिप बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो फिर वो रोड नाकाफ़ी हो जाएगा, आपको स्लिपिंग फेस करनी पड़ेगी, और फिर वही बात कि आपकी गाड़ी जो है इनर्शिया की वजह से स्किडिंग करती हुई, स्लिप करती हुई टेंजेंशियली निकल जाएगी। लिहाजा ये अलाउड स्पीड जो है v, इसका ख्याल रखना पड़ता है। जो स्पीड मेंशन की होती है कर्व्ड पाथ्स के ऊपर हिली एरियाज पर जाते हुए, आपने उसको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पैसेंजर्स। अच्छा, मैंने आपको ये कहा है कि v एक वेरिएबल है इस इक्वेशन का, r दूसरा वेरिएबल है, और थीटा जो है वो तीसरा वेरिएबल है। तो कोई से दो देकर आपको तीसरा पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको v और r दे दे और थीटा पूछ ले, या आपको v और थीटा देकर r पूछ सकता है। तो आए चंद एक एग्जांपल्स के ज़रिए थोड़ा मज़ीद इस टॉपिक को समझते हैं। देखें, सवाल यह है कि एट व्हाट एंगल शुड अ रोड ऑफ कर्वेचर 10 मीटर बी बैंक्ड इन ऑर्डर फॉर अ कार टू ट्रेवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड विदाउट स्लिपिंग। कहता है कि कितने एंगल पर हमें रोड को बैंक करना चाहिए ताकि वो जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर है, यानी कि वो जो कर्व्ड पाथ है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर है, और उसके ऊपर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी गुजरना चाहती है, तो उसके लिए रोड को कितने एंगल पर बैंक किया जाए। तो हमने अभी जो प्रूफ किया है उसके अंदर देखें ये वाला फॉर्म में, इस फॉर्म में इक्वेशन इस्तेमाल होगी। इस फॉर्म में इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। v की वैल्यू मुझे 40 मिली हुई है, r की वैल्यू मुझे 10 मिली हुई है, g की वैल्यू सबको ज़बानी पता होती है। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे आपके पास 86.5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, कहता है एट व्हाट स्पीड कैन अ कार ट्रेवर्स अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 मीटर एंड बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। कहता है एट व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड पर एक गाड़ी एक कर्व्ड पाथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 मीटर हो और उसका जो कर्व्ड पाथ है वो 30 डिग्रीज पे बैंक हुआ हो, उस पर कितनी स्पीड से मैक्सिमम जा सकती है जिस पर वो स्लिप नहीं होगी। तो आपने इस फॉर्म में अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। ये वाली फॉर्म जो है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, और दी हुई आर की वैल्यू मैंने दी हुई है, जी की वैल्यू सबको ज़बानी पता होती है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज आपको पुट करके आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि उस कर्व्ड पाथ के ऊपर जिसको बैंक किया हुआ है 30 डिग्रीज पर और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 25 मीटर, उस पर 12 मीटर पर सेकेंड से जो गाड़ी गुजरेगी वो स्लिप नहीं होगी, और 12 मीटर पर सेकंड से ज़रा सा भी ज़्यादा स्पीड हुई तो उस गाड़ी ने स्लिप हो जाना है। अब एक सवाल आपके लिए जी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड ऑन विच अ कार कैन ट्रेवल एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विदाउट स्लिपिंग, द रोड इज़ बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। कहता है आप एक रोड है उसको 20 डिग्रीज पर बैंक किया हुआ है, उसके ऊपर अलाउड स्पीड यानी मैक्सिमम अलाउड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और आपने ये बताना है कि वो रोड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये आपने ट्राई करना है और आंसर जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चूँकि इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल था इसलिए मैंने आपको मल्टीपल चॉइस की शक्ल में नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हो मल्टीपल चॉइस हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना हो, जैसा कि एंट्री टेस्ट में अलाउड नहीं होता।
मैं यहाँ बात को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दूं कि टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, जबकि दूसरी बात ये है कि आप मुझसे इसके बारे में जो कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात ये कि MCQs ऑन डिमांड नाम की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर नज़र आएगी। आप जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस मैंने उसमें रखी होंगी, आप उसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और कुछ भी समझ ना आए तो आपके पास मेरा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप और ईमेल भी मौजूद है। मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।